नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल परीक्षा पॉइंट में। आज हम इस वीडियो में देखेंगे आरपीएफ कांस्टेबल 2025 में पूछे जाने वाले रीजनिंग के महत्वपूर्ण प्रश्नों को। यदि आपने आरपीएफ कांस्टेबल का फॉर्म अप्लाई किया है तो यह वीडियो आपके लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि दोस्तों मैंने इसमें जितने भी प्रश्न लिए हैं यह सभी प्रश्न आपके आरपीएफ कांस्टेबल में ज़रूर पूछे जाएंगे। इसलिए दोस्तों आप लोग इस वीडियो को अंत तक जरूर देखना। और दोस्तों आपको इसमें से कितने प्रश्नों का आंसर पता था आप उसे हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो चलिए दोस्तों हम प्रश्न को स्टार्ट करते हैं। लेकिन दोस्तों अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया करके ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को ऑल पर जाकर क्लिक कर दीजिएगा। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर हम देखेंगे तो यहाँ पर पहला प्रश्न दिया हमारे पास, दी गई आकृति में त्रिभुजों की संख्या ज्ञात कीजिए। यानी कि दोस्तों यहाँ पर हमारे पास नीचे एक आकृति दी हुई है और यहाँ पर हमें बताना है कि इस आकृति में टोटल त्रिभुजों की संख्या कितनी है। तो देखिए दोस्तों आप यहाँ पर देखेंगे तो आपको यहाँ पर सबसे पहले इस तरीके का एक आकृति दिखाई देगा और इसके अंदर आपको यहाँ पर 3 लाइन खींचा हुआ है। तो यहाँ पर दोस्तों हम देखेंगे तो यहाँ पर 1 लाइन, 2 लाइन और 3 लाइन। तो यहाँ पर दोस्तों अब इसमें गिनेंगे तो इसमें टोटल त्रिभुजों की संख्या कितनी होगी। यहाँ पर दोस्तों अगर आपके पास इस तरीके का आकृति दिया रहे तो आप यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर जितनी लाइन दी हुई है उतना ही त्रिभुजों की संख्या होगी। तो यहाँ पर 4 लाइन दी है तो यहाँ पर होगा टोटल त्रिभुजों की संख्या इसमें 4। तो यहाँ पर दोस्तों इसमें हो जाएगा टोटल 4 त्रिभुज। उसके बाद आगे यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर दोस्तों आप नीचे देखेंगे तो यहाँ पर आपके पास इस प्रकार से एक त्रिभुज यहाँ पर दिया है। तो यहाँ पर होगा टोटल 3 त्रिभुज। उसके बाद अब यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर एक त्रिभुज यहाँ पर और एक त्रिभुज यहाँ पर, यानी कि एक त्रिभुज यहाँ पर और एक त्रिभुज यहाँ पर। उसके बाद अब यहाँ पर दोस्तों और आगे देखेंगे तो यहाँ पर इसमें देखेंगे तो इसमें यहाँ पर दोस्तों टोटल 3 त्रिभुज, एक त्रिभुज यह बड़ा वाला, एक छोटा वाला और एक बीच में। तो यहाँ से हो गया 3 त्रिभुज। उसके बाद इसी प्रकार से इस साइड भी 3 त्रिभुज हमारे पास बनेगा। तो यहाँ पर हो गया 3 त्रिभुज। और उसके बाद अब यहाँ पर दोस्तों आगे देखेंगे तो यहाँ पर एक त्रिभुज यहाँ पर और एक त्रिभुज यहाँ पर, यानी कि 2 त्रिभुज यहाँ से प्राप्त हो गया। उसके बाद अब यहाँ पर दोस्तों आप देखेंगे तो आपको यहाँ पर एक त्रिभुज और दिखाई देगा, वह होगा दोस्तों यहाँ पर, यानी कि इसे मिलाएंगे तो यहाँ पर एक त्रिभुज और बनेगा। तो यहाँ से हो गया एक और त्रिभुज। अब देखिए दोस्तों इसे टोटल करेंगे, टोटल कितना आएगा। यहाँ पर इसे जोड़ेंगे तो यहाँ पर टोटल कितना होगा। यहाँ पर हम एक में 1 जोड़ेंगे तो 2, 2 में 3 जोड़ेंगे तो 5 और 5 में 2 जोड़ेंगे तो 7 और 7 में 3 जोड़ेंगे तो 10 और 10 में 3 जोड़ेंगे तो 13 और 13 में 1 जोड़ेंगे तो यहाँ पर होगा 14 और 14 में 4 जोड़ेंगे तो यहाँ पर होगा 18। यानी कि दोस्तों इस आकृति में टोटल त्रिभुजों की संख्या होगी 18, यानी कि 18। तो यही होगा हमारा राइट आंसर, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दी थी, सी होगा करेक्ट उत्तर दोस्तों। तो फिर चलिए दोस्तों अगर आपको हमारा यह प्रश्न अच्छा लगा तो कृपया करके एक लाइक जरूर करिएगा और इस वीडियो को जरूर अपने दोस्तों के पास शेयर करिएगा। अब हम देखते हैं प्रश्न संख्या 2 को। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर दूसरा प्रश्न दिया हमारे पास, दिए गए संयोजनों में पैटर्न को देखते हुए आप प्रश्नवाचक चिन्ह द्वारा निरूपित संयोजन को कैसे व्यक्त करेंगे। यानी कि दोस्तों यहाँ पर हमारे पास एक सीरीज दिया है और यहाँ पर हमें बताना है कि इस प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या यानी कि कौन सा शब्द आएगा। तो देखिए दोस्तों आप यहाँ पर सबसे पहले देखेंगे तो यहाँ पर ए के बाद आया है सी और उसके बाद दोस्तों यहाँ पर ए के बाद आया है सी और सी के बाद ई। अब ई के बाद क्या आएगा दोस्तों, यहाँ पर ई के बाद होगा हमारा जी। जैसे देखिए दोस्तों आपको अगर ए बी सी डी का प्लेस वैल्यू याद है तो यहाँ पर ए का प्लेस वैल्यू होगा 1 और सी का होगा 3 और ई का होगा 5। तो देखिए दोस्तों आप यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर 1 में अगर हम 2 जोड़ेंगे तो यहाँ पर होगा 3 और 3 में अगर हम 2 जोड़ेंगे तो यहाँ पर होगा 5। अब यहाँ पर फिर हम 5 में 2 जोड़ेंगे तो यहाँ पर होगा 7
और 7 होगा हमारा जी का प्लेस वैल्यू, तो यहाँ पर होगा जी। और दोस्तों अब हम ऑप्शन में देखेंगे तो यहाँ पर सिर्फ हमारे ऑप्शन नंबर बी में ही जी पहला लेटर दिया है, तो यही होगा हमारा राइट आंसर। आप आगे चेक करने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो यहाँ पर दोस्तों हम गिनती को भी देखेंगे तो यहाँ पर 3 दूनी 6, 3 तिहाई 9 और 3 चौक 12, यानी कि यहाँ पर होगा 12, तो यही होगा हमारा राइट आंसर। तो चलिए दोस्तों अब हम देखते हैं प्रश्न संख्या 3 को। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर तीसरा प्रश्न दिया हमारे पास, उस व्यन आरेख का चयन कीजिए जो निम्नलिखित वर्गों के बीच संबंध को सर्वोत्तम रूप से दर्शाता है। यानी कि दोस्तों यहाँ पर हमारे पास कुछ शब्द दिया है और इसका हमें बनाना है व्यन आरेख। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर हमारे पास दिया है महिलाएं, सास, गृहिणियाँ। तो यहाँ पर दोस्तों हम सबसे पहले बनाएंगे महिलाएं का व्यन आरेख। तो यहाँ पर हम बनाएंगे महिलाओं का व्यन आरेख। उसके बाद आगे यहाँ पर दिया है हमारे पास सास, यानी कि दोस्तों यहाँ पर आगे दिया है हमारे पास सास। अब दोस्तों यहाँ पर हम सास का व्यन आरेख बनाने से पहले हम यह देखेंगे कि इनका संबंध इस महिलाओं के साथ है कि नहीं। तो यहाँ पर दोस्तों जितनी भी सास होंगी वह सभी महिलाएं होंगी, यानी कि महिलाओं के अंतर्गत सभी सास आएंगी। तो यहाँ पर अंदर हो जाएगा हमारा, यहाँ पर हम बनाएंगे सास को। उसके बाद आगे यहाँ पर फिर दिया है दोस्तों हमारे पास गृहिणियाँ। तो यहाँ पर दोस्तों हम देखेंगे तो यहाँ पर सबसे पहले हम यह देखेंगे कि इस गृहिणी का, यानी कि इस गृहिणियों का संबंध इस सास के साथ या फिर इस महिलाएं के साथ है कि नहीं। तो यहाँ पर दोस्तों हम देखेंगे तो यहाँ पर जितनी भी गृहिणियाँ होंगी वह सभी महिलाएं होंगी, यानी कि महिलाओं के अंदर आएंगी गृहिणियाँ। उसके बाद यहाँ पर दिए हमारे पास सास, लेकिन दोस्तों यह जरूरी नहीं है कि सभी सास गृहिणियाँ हों, इसलिए यहाँ पर बनेगा कुछ का संबंध। तो यहाँ पर हम सास और गृहिणियों में बनाएंगे इस तरीके का व्यन आरेख, यानी कि यहाँ पर कुछ का संबंध होगा। तो यहाँ पर दोस्तों देखेंगे तो सिर्फ हमारे ऑप्शन नंबर 3 में इस तरीके का आकृति दिया हुआ है, तो यही होगा हमारा राइट आंसर। तो फिर चलिए दोस्तों अब हम देखते हैं प्रश्न संख्या 4 को। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर चौथा प्रश्न दिया हमारे पास, ए और बी का अर्थ है ए बी की पत्नी है। ए हैज बी का अर्थ है ए बी का पिता है। ए आइजरेट बी का अर्थ है ए बी का पुत्र है। और ए परसेंटेज बी का अर्थ है ए बी का पति है। ए प्लस बी का अर्थ है ए बी की माता है। तो यहाँ पर नीचे हमारे पास दिया है, यदि ए और बी हैज सी एंड डी आइजरेट ई परसेंटेज एफ प्लस जी, तो डी जी से किस प्रकार संबंधित है। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर हम सबसे पहले ए और बी का संबंध देखेंगे। तो यहाँ पर ऊपर देखेंगे तो ए और बी का अर्थ है ए बी की पत्नी है। तो यहाँ पर हम बनाएंगे ए जो है वह बी की पत्नी है। तो यहाँ पर दोस्तों ए जो है वह बी की पत्नी है। तो यहाँ पर हम बनाएंगे बराबर का चिन्ह, क्योंकि पति पत्नी रहेंगे तो वहाँ पर होगा बराबर का चिन्ह। और अगर ए पत्नी है तो यह होगी वृत्त में, और बी पुरुष है तो यह होगा चतुर्भुज में। तो यहाँ पर दोस्तों अब हम आगे देखेंगे तो आगे यहाँ पर दिया है बी हैज सी। तो यहाँ पर दोस्तों देखेंगे तो बी हैज सी का अर्थ है ए बी का पिता है। तो यहाँ पर बी सी का पिता है। तो यहाँ पर दोस्तों जो बी है वह सी का पिता है, तो सी होगा नीचे और बी होगा ऊपर। उसके बाद आगे यहाँ पर दिया है एंड, और एंड का मतलब होता है दोस्तों और। तो यहाँ पर दिया है हमारे पास ए बी की पत्नी है। तो यहाँ पर सी जो है वह डी की पत्नी है। तो यहाँ पर होगा बराबर का चिन्ह, और यहाँ पर दोस्तों यहाँ पर होगा डी, और सी पत्नी है तो यह होगा वृत्त में, और डी पुरुष है तो यह होगा चतुर्भुज में। उसके बाद फिर यहाँ पर आगे दिया है हमारे पास आइजरेट, यानी कि डी आइजरेट ई। तो यहाँ पर आइजरेट का अर्थ है ए पुत्र है बी का, यानी कि ए बी का पुत्र है। तो यहाँ पर दोस्तों ए जो है वह बी का पुत्र है। तो यहाँ पर देखेंगे तो डी जो है वह ई का पुत्र है। तो जो डी है वह ई का पुत्र है तो ई होगा ऊपर, और डी यहाँ पर पुत्र है तो यह पहले से ही चतुर्भुज में। उसके बाद
आगे यहाँ पर दिया है परसेंटेज, और परसेंटेज का ऊपर अर्थ दिया है ए बी का पति है, तो यहाँ पर ई जो है वह एफ का पति है, तो यहाँ पर हम बनाएंगे एफ को, और यहाँ पर ई पति है तो यह होगा चतुर्भुज में और एफ होगी वृत्त में, क्योंकि एफ महिला है और ई पुरुष है। उसके बाद आगे यहाँ पर दिया है प्लस, यानी कि एफ प्लस जी, और ऊपर दिया है ए प्लस बी का अर्थ है ए बी की माता है, तो यहाँ पर एफ जो है वह जी की माता है, तो यहाँ पर जी होगा नीचे और एफ माता है तो वह पहले से ही वृत्त में है। अब उसके बाद यहाँ पर दोस्तों अब हम प्रश्न देखेंगे, तो यहाँ पर प्रश्न में हमसे पूछा है डी जी से किस प्रकार संबंधित है, तो यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर हमारे पास डी है और यहाँ पर जी है, तो यहाँ पर हमें बताना है कि डी क्या लगेगा जी का, तो यहाँ पर दोस्तों हम देखेंगे तो यहाँ पर अगर डी का पिता ई है तो डी की माता एफ होंगी, और यहाँ पर डी लगेगा जी का भाई, क्योंकि जी का अभी जेंडर क्लियर नहीं है कि वह महिला है कि पुरुष, लेकिन यहाँ पर डी का जेंडर क्लियर है और हमें बताना है डी के बारे में, तो यहाँ पर डी लगेगा जी का भाई, तो यहाँ पर दोस्तों ऑप्शन नंबर सी होगा हमारा राइट आंसर। ऐसे भी प्रश्न आपके आरपीएफ कांस्टेबल में ज़रूर देखने के लिए मिलेगा, क्योंकि दोस्तों ऐसे प्रश्न आपके आरपीएफ एसआई में भी पूछे गए थे। तो चलिए अब हम देखते हैं प्रश्न संख्या 5 को। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर 5वां प्रश्न दिया हमारे पास, दिए गए विकल्पों में से उस संख्या का चयन कीजिए जो निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह को प्रतिस्थापित कर सकती है। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर हमारे पास नीचे एक श्रृंखला दी हुई है और यहाँ पर हमें बताना है कि इस प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या होगी। तो देखिए दोस्तों आप यहाँ पर सबसे पहले देखेंगे तो इस श्रृंखला में कौन सा नियम फॉलो कर रहा है, तो यहाँ पर हम देखेंगे तो हमारी श्रृंखला धीमे धीमे से घट रही है, तो यहाँ पर दोस्तों हम करेंगे माइनस। तो देखिए आप यहाँ पर 80 में कितना माइनस करें कि यहाँ पर 73 प्राप्त हो जाए, तो यहाँ पर हम 80 में अगर 7 माइनस करेंगे तो यहाँ पर होगा 73। उसके बाद 73 में हम कितना माइनस करें कि यानी कि कितना घटाएं कि यहाँ पर 64 प्राप्त हो जाए, तो यहाँ पर दोस्तों हम 73 में अगर 9 घटाएंगे तो यहाँ पर होगा 64। उसके बाद यहाँ पर हम 64 में कितना घटाएं कि यहाँ पर 53 प्राप्त हो जाए, तो यहाँ पर हम 64 में अगर 11 घटाएंगे तो यहाँ पर होगा 53। उसके बाद 53 में हम यहाँ पर कितना घटाएं कि यहाँ पर 40 प्राप्त हो जाए, तो यहाँ पर 53 में अगर हम 13 घटाएंगे तो यहाँ पर होगा 40। अब उसके बाद दोस्तों यहाँ पर अब हम इस 40 में कितना माइनस करें कि यहाँ पर प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर वह संख्या प्राप्त हो। तो देखिए दोस्तों आप यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर आपको नज़र आएगा कि यहाँ पर विषम संख्याओं को माइनस किया जा रहा है, तो यहाँ पर दोस्तों 7 को माइनस किए, उसके बाद 9 को, उसके बाद 11 को, उसके बाद 13 को, अब हम करेंगे 15 को माइनस, तो यहाँ पर दोस्तों हम 40 में घटाएंगे 15 को, तो यहाँ पर दोस्तों अगर हम 40 में 15 घटाएंगे तो यहाँ पर आएगा 25, यानी कि दोस्तों इस प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर होगा 25, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया, तो ये सी होगा हमारा करेक्ट आंसर। तो फिर चलिए दोस्तों अब हम देखते हैं प्रश्न संख्या 6 को। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर 6वां प्रश्न दिया हमारे पास, पी क्यू और आर भाई हैं, यश टी की पुत्री है जिसकी पत्नी आर है, टी क्यू से किस प्रकार संबंधित है। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर हमारे पास पहले लाइन में दिया है पी जो है वह क्यू और आर का भाई है, तो यहाँ पर दोस्तों हम बनाएंगे पी जो है वह क्यू और आर का भाई है, तो यहाँ पर हम बनाएंगे पी को, और यह आर और क्यू का भाई है, तो यहाँ पर बनाएंगे हम क्यू को और यहाँ पर बनाएंगे हम आर को, और पी भाई है तो यह होगा चतुर्भुज में। उसके बाद क्यू और आर का जेंडर अभी क्लियर नहीं है, तो यहाँ पर अब हम आगे देखेंगे तो यहाँ पर आगे हमारे पास दिया है यश टी की पुत्री है, तो यहाँ पर हम देखेंगे तो ना तो यश दिया है ना ही टी दिया है, तो और आगे चलेंगे और आगे दिया है यहाँ पर जिसकी पत्नी आर है, यानी कि यश टी की पुत्री है और जिसकी पत्नी आर है, तो यहाँ पर टी की पत्नी आर है, तो आर का जेंडर अब यहाँ पर क्लियर हो गया, क्या होगी महिला और टी होगा पुरुष, और यश है जो टी की पुत्री है, तो यहाँ पर टी की पुत्री यश है और पुत्री है तो यह भी होगी वृत्त में, क्योंकि दोस्तों अगर पुरुष रहेगा तो उसे दर्शाएंगे वृत्त से और महिला रहेगी तो उसे दर्शाएंगे हम
यानी कि दोस्तों यहाँ पर अगर पुरुष रहेगा तो उसे दर्शाएंगे हम चतुर्भुज से, और महिला रहेगी तो उसे दर्शाएंगे हम वृत्त से। उसके बाद अब यहाँ पर हमसे प्रश्न पूछा है कि टी क्यू से किस प्रकार संबंधित है। तो यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर हमारे पास टी है और यहाँ पर क्यू है। तो यहाँ पर दोस्तों हमें बताना है कि टी क्या लगेगा क्यू का। तो यहाँ पर दोस्तों ऑप्शन देखेंगे तो ऑप्शन नंबर डी यानी कि चौथा ऑप्शन सिस्टर इन लॉ, यही होगा हमारा राइट आंसर। तो फिर चलिए दोस्तों अब हम देखते हैं प्रश्न संख्या 7 को। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर 7वां प्रश्न दिया हमारे पास, उस समूह का चयन कीजिए जिसमें संख्याएं उसी प्रकार से संबंधित है जैसे निम्नलिखित समूह की संख्याएं हैं। यानी कि दोस्तों यहाँ पर हमारे पास नीचे कुछ संख्याएं दी हुई हैं और यहाँ पर हमें बताना है कि इस प्रकार से किस ऑप्शन में यह संख्याएं मैच करेंगी। यानी कि जो हमारे पास ऊपर पैटर्न दिया है वही पैटर्न इस चारों ऑप्शन में किस में मैच करेगा। ऐसे भी प्रश्न आपकी परीक्षाओं में खूब सारे पूछे जा रहे हैं। तो देखिए दोस्तों आप यहाँ पर सबसे पहले देखेंगे तो यहाँ पर बीच में हमारे पास दिया है 125 और यहाँ पर बीच में दिया यानी कि मध्य में दिया है 64। यहाँ पर दोस्तों हमें करना क्या है, यहाँ पर करना है हमें इस 2 और 3 में ऐसा क्या नियम लगाएं कि यहाँ पर 125 प्राप्त हो जाए, और उसके बाद दोस्तों यहाँ पर हम 1 और 3 में ऐसा क्या नियम लगाएं कि यहाँ पर 64 प्राप्त हो जाए। तो यहाँ पर दोस्तों अगर हम 2 और 3 को आपस में जोड़ेंगे तो यहाँ पर होगा 5। अब इसी 5 का दोस्तों अगर हम करेंगे क्यूब यानी कि 5 की पावर 3 करेंगे तो यहाँ पर आएगा 125, जो कि यहाँ पर बीच में 125 हमारे पास दिया है। इसी प्रकार से अब यहाँ पर दोस्तों हम 1 और 3 को जोड़ेंगे, यहाँ पर दोस्तों हम 1 और 3 को जोड़ेंगे तो 1 और 3 को जोड़ेंगे तो यहाँ पर होगा 4। अब इसी 4 का अगर हम क्यूब करेंगे यानी कि 4 की पावर 3 करेंगे तो यहाँ पर होगा 64, जो कि यहाँ पर बीच में 64 हमारे पास दिया है। इसी प्रकार से अब यहाँ पर दोस्तों हम ऑप्शन को चेक करेंगे तो देखिए आप यहाँ पर पहला ऑप्शन उठाएंगे तो यहाँ पर पहले ऑप्शन दिया यहाँ पर 12 और 13, और 12 और 13 को जोड़ेंगे तो यहाँ पर होगा 25, और 25 का क्यूब करेंगे तो यहाँ पर कितना आएगा दोस्तों 25 में 625, यानी कि स्क्वायर करने पर भी 50 से ज़्यादा हो गया। तो यहाँ से हमारा पहला ऑप्शन गलत हो गया। अब यहाँ पर हम देखेंगे ऑप्शन बी को। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर दूसरा ऑप्शन देखेंगे तो यहाँ पर दिया है 2 और 8, और 2 और 8 को जोड़ेंगे तो यहाँ पर होगा 10, और 10 का क्यूब करेंगे यानी कि 10 की पावर 3 करेंगे तो यहाँ पर होगा 1000, जो कि बीच में दिया है सिर्फ 100 यानी कि 100। तो यहाँ से हमारा ऑप्शन दूसरा भी गलत हो गया। अब यहाँ पर हम चेक करेंगे ऑप्शन नंबर 3 को यानी कि ऑप्शन सी को। तो देखिए दोस्तों ऑप्शन सी दिया है यहाँ पर 5 और 3, यानी कि 5 और 3 को जोड़ेंगे तो यहाँ पर होगा 8, और 8 की पावर 3 करेंगे तो यहाँ पर होगा 512, क्योंकि 8 अठाई 64, और 64 में 8 का गुणा करेंगे तो यहाँ पर होगा 512, जो कि यहाँ पर मध्य में 512 दिया है। तो यही होगा हमारा राइट आंसर, यानी कि ऑप्शन सी होगा हमारा करेक्ट उत्तर। तो फिर चलिए दोस्तों अब हम देखते हैं प्रश्न संख्या 8 को। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर 8वां प्रश्न हमारा लुप्त संख्याओं पर आधारित है। आप दोस्तों इसका उत्तर यानी कि इस प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी, आप इसका उत्तर हमें कमेंट में बताइएगा दोस्तों, जिससे कि हमें यह पता चले कि आपको हमारी वीडियो अच्छे से समझ में आ रही है। आप इसका उत्तर हमें कमेंट में ज़रूर दीजिएगा इस वीडियो को पूरा होने से पहले। तो चलिए दोस्तों अब हम देखते हैं प्रश्न संख्या 9 को। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर 9वां प्रश्न दिया हमारे पास, निम्नलिखित विकल्पों में से प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आने वाली संख्या चुनें। यानी कि दोस्तों यहाँ पर हमारे पास 3 आकृति दी हुई है और यहाँ पर हमें बताना है कि इस प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या होगी। तो देखिए दोस्तों आप यहाँ पर सबसे पहले देखेंगे तो यहाँ पर आपको सबसे बड़ी संख्या ऊपर दी हुई है, यहाँ पर 84, यहाँ पर 81, यहाँ पर 88। तो यहाँ पर दोस्तों हम क्या करेंगे, यहाँ पर दोस्तों हम सबसे पहले 84 यहाँ पर कैसे प्राप्त होगा, हम यह इस वाले यानी कि 14 और 12 में देखेंगे कि इन दोनों में क्या नियम लगाएं कि यहाँ पर 84 प्राप्त हो जाए। तो यहाँ पर दोस्तों अगर हम इस 14 में अगर हम 2 से भाग देंगे तो इस 14 में अगर हम 2 से भाग देंगे तो यहाँ पर आएगा
7 और 7 का गुणा अगर हम 12 में करेंगे तो यहाँ पर होगा 1284, जो कि यहाँ पर ऊपर 84 हमारे पास दिया है। इसी प्रकार से अब यहाँ पर दोस्तों हम इस 18 में 2 से भाग देंगे, तो 18 में 2 से भाग देंगे तो यहाँ पर होगा 9, और 9 का गुणा अगर हम 9 में करेंगे तो यहाँ पर होगा 81, जो कि यहाँ पर ऊपर 81 दिया है। इसी प्रकार से दोस्तों अब यहाँ पर हम आखिरी वाले में भी यही नियम लगाएंगे। तो देखिए दोस्तों, आप यहाँ पर सबसे पहले क्या करेंगे, आप यहाँ पर इस प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर मानेंगे x, और इसमें भाग देंगे हम 2 से, और गुणा करेंगे 11 से, और प्राप्त होना चाहिए हमें 88। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर अगर हम 11 से 88 को काटेंगे तो यह जाएगा 8 बार में। उसके बाद 2 का गुणा 8 में करेंगे तो यहाँ पर होगा 16, यानी कि दोस्तों यहाँ पर x के स्थान पर आएगा, यहाँ पर x के स्थान पर आएगा हमारा 16, तो यहाँ पर होगा 16, इस प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर होगा 16, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दी थी। डी होगा हमारा करेक्ट आंसर। तो फिर चलिए दोस्तों, अब हम देखते हैं प्रश्न संख्या 10 को। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर 10वां प्रश्न दिया हमारे पास, दिए गए चित्र को पूरा करने वाली आकृति का चयन कीजिए विकल्पों में से। यानी कि दोस्तों यहाँ पर हमारे पास एक प्रश्न आकृति दी हुई है और यहाँ पर हमारे पास 4 उत्तर आकृति दी हुई है। तो यहाँ पर हमें बताना है कि इस खाली स्थान पर कौन सी उत्तर आकृति आएगी। तो देखिए दोस्तों, आप यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर आपको इसे यहाँ पर इस तरीके से मिलाना होगा। तो यहाँ पर देखेंगे दोस्तों, यहाँ पर हमारे ऑप्शन ए में इस तरीके का नहीं दिया, क्योंकि यहाँ पर बीच में कट गया है, तो यहाँ पर यह गलत हो गया। अब ऑप्शन 2 को देखेंगे तो यहाँ पर हमारे पास 2 दिया है, तो यहाँ से यह भी गलत हो गया, और ऑप्शन चौथा भी गलत हो गया। तो यहाँ पर सिर्फ बचेगा ऑप्शन तीसरा, यानी कि यहाँ पर दोस्तों इस प्रकार से एक वर्ग दिया है, और यहाँ पर इसे मिलाएंगे तो यहाँ पर भी एक लाइन दिया है, और यहाँ पर इसे मिलाएंगे तो यहाँ पर भी इस प्रकार से एक लाइन दिया है। तो यही होगा हमारा ऑप्शन तीसरा राइट आंसर। तो चलिए दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो कृपया करके वीडियो को सबसे पहले लाइक करिएगा, और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा, और अपने दोस्तों के पास ज़रूर शेयर करिएगा। और उस प्रश्न का आंसर, यानी कि 8वें प्रश्न का आंसर आप हमें कमेंट में ज़रूर दीजिएगा। आज से बस नहीं, धन्यवाद।